अब यह भी समझना जरूरी है कि अमेरिका अपनी इस फॉल्स फ्लैग की पॉलिसी को अंजाम देने में कैसे कामयाब होता रहा, कैसे दूसरे मुल्कों पर हमला करना उसकी आदत या यूं कहें कि एक शौक बन गया, कैसे वो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बन गया, कैसे उसकी मर्जी पूरी दुनिया पर चलने लगी, कैसे ये मुमकिन हुआ कि जो अमेरिका का दोस्त है वो खुशहाल रहेगा, जो अमेरिका के इशारे पर नहीं चलेगा वो ईरान की तरह माशी बहरान का शिकार हो जाएगा। ये कैसे मुमकिन हुआ कि अमेरिका जिस पर सैंक्शंस लगा दे उससे दुनिया का कोई मुल्क कारोबार नहीं कर सकता, अमेरिका जिस पर टैरिफ लगा दे वो सारे कारोबार उसी तय टैरिफ के हिसाब से होंगे। ये सारे सवाल तो बड़े आम से हैं, लेकिन इनका जवाब जानना भी जरूरी है। दरअसल दूसरे वर्ल्ड वॉर के खत्म होने तक दुनिया का नक्शा पूरी तरह बदल चुका था और सदियों से राज करने वाले ब्रिटिश एम्पायर का सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो चुका था, डूब चुका था। जंग की तबाही ने यूरोप और ब्रिटेन की कमर तोड़ दी थी, जबकि अमेरिका इस दौरान एक नई ताकत यानी सुपर पावर बनकर उभरा। 1944 में हुए ब्रिटेन वुड्स समझौते ने अमेरिका को दुनिया की इकोनॉमी का मरकज बना दिया और 1947 तक हालात ये थे कि दुनिया का लगभग 70% गोल्ड रिजर्व अकेले अमेरिका के पास जमा हो चुका था। गोल्ड के इस बड़े रिजर्व के दम पर डॉलर को दुनिया की मेन करेंसी बनाया गया और यहीं से अमेरिकी सुपरमेसी के उस दौर की शुरुआत हुई जिसने पूरी दुनिया की सियासत और मईशत को अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिका के सुपर पावर बनने की असली कहानी उसकी इकोनॉमी की चालाक पॉलिसी और मजबूत मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई थी। जब दुनिया के बाकी बड़े मुल्क जंग की आग में जल रहे थे तब अमेरिका ने बड़े पैमाने पर हथियार और लॉजिस्टिक्स की सप्लाई करके अपनी तिजोरी भरी। जंग के बाद उसने मार्शल प्लान के जरिए तबाह हो चुके यूरोप को कर्ज दिया, जिससे उन मुल्कों की डिपेंडेंसी अमेरिका पर और ज्यादा बढ़ गई। 1940 की दहाई के आखिर तक अमेरिका न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज देने वाला मुल्क बन गया, बल्कि न्यूक्लियर पावर हासिल करके उसने अपनी धाक पूरी दुनिया में जमा ली। इसी ताकत से अमेरिका को यह गुमान हो गया कि वो दुनिया के किसी भी कोने में दखल अंदाजी कर सकता है। सुपर पावर बनने के बाद अमेरिका ने अपने मफादात यानी अपने फायदे की हिफाजत और रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर जंग थोपने शुरू कर दिए। 1950 की दहाई में कोरियाई जंग से शुरू हुआ यह सिलसिला वियतनाम तक पहुंचा, जहां अमेरिका ने कम्युनिज्म को रोकने के नाम पर लाखों लोगों की जान ली। इन जंगों के पीछे अक्सर ये दलील दी जाती रही है कि अमेरिका जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी की हिफाजत कर रहा है, लेकिन हकीकत में ये अपनी मिलिट्री और हथियारों की कंपनियों के मुनाफे को बनाए रखने का एक तरीका था। जब भी अमेरिका को लगा कि कोई मुल्क उसकी बात नहीं मान रहा या उसके माशी रास्तों में रोड़ा बन रहा है, तो वहां तख्ता पलट कर दिए गए या सीधे हमले किए गए। 1990 की दहाई और 2000 की शुरुआत में अमेरिका ने खाड़ी मुल्कों और इराक जैसे मुल्कों पर हमला करके ये साबित कर दिया कि वो तेल के कुओं और रास्तों पर अपना कंट्रोल चाहता है। मास डिस्ट्रक्शन वेपन का झूठा डर दिखाकर इराक को तबाह करना और फिर अफगानिस्तान में बरसों तक जंग खींचना इसी पुरानी पॉलिसी का हिस्सा था। आज जब अमेरिका के सामने नए माशी बहरान खड़े हैं तो दुनिया एक बार फिर उसी पैटर्न को देख रही है, जहां अपनी घरेलू नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरे मुल्कों में तनाव पैदा किया जा रहा है, क्योस पर बनाया जा रहा है। यानी गोल्ड रिजर्व और डॉलर की ताकत से शुरू हुआ यह सफर आज बारूद और धमकियों के उस मोड़ पर है जहां पूरी दुनिया का अमन दांव पर लगा हुआ है। लेकिन शायद इस बार अमेरिका अपनी इज्जत बचाने वाली जंग में ही इज्जत गंवा बैठा।